हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द लास्ट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर रिटायरमेंट, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। लास्ट टॉपिक है, इसे समझ लेते हैं और हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। एक फर्म में कुछ एसेट्स होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं। अब उन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज होती रहती है कि कभी एसेट की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, कभी डिक्रीज भी हो सकती है। इसी तरह लाइबिलिटीज़ की वैल्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। तो उस केस में जो भी चेंज आ रहा है इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, उस चेंज को शो करने के लिए जो आप अकाउंट प्रिपेयर करते हो वही होता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, कि आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, उस चेंज को शो करते हैं किस अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कैसे होता है पहले वो समझते हैं। तो इसका फॉर्मेट देखते हैं सबसे पहले। तो उधर लिखते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहली चीज़, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी लॉसेज या जितने भी खर्चे होंगे उनको आप डेबिट करोगे। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी इनकम या गेन्स होंगे उनको क्रेडिट करना है, ठीक है। अब देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले अगर आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर एक एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वहाँ से आपको फ़ायदा होगा, गेन होगा। गेन हमें कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। तो यानी कि इधर आप लिखोगे क्रेडिट साइड में बाय एसेट। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करोगे, ठीक है। अगर कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो अगेन आपको कोई ना कोई फ़ायदा हुआ है, ठीक है, कि पहले मुझे किसी क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी बट अब उस क्रेडिटर को पेमेंट नहीं कर रही, तो मेरे लिए एक फ़ायदा है और फ़ायदे सारे क्रेडिट करने हैं। तो यहीं पे हम लिखेंगे बाय लाइबिलिटी डिक्रीज, ठीक है। अगर लाइबिलिटी कम होती है तब भी कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। ओके, इसके बाद अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, अगर आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो आपको लॉस हुआ, लॉसेज आर डेबिटेड। तो इधर आप लिख सकते हैं टू एसेट अगर वैल्यू डिक्रीज हो। और अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो अगेन आपके लिए एक लॉस हो रहा है, तो वो भी कहाँ आएगा? डेबिट में। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कि पहले मुझे अपने क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी 1000 रुपीज़, अब देना है 2000, तो मेरे लिए अगेन एक लॉस है, वो कहाँ पे आने वाला है? डेबिट में, ठीक है। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर आ जाती है तो वो भी आप डेबिट कर देते हो टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जो पहले आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको कहाँ करोगे? यहाँ पे क्रेडिट बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आप कैलकुलेट करते हो प्रॉफिट या लॉस। देखो, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है और डेबिट साइड का टोटल कम आता है तो यहाँ पे डेबिट साइड पे जो बैलेंस निकलता है वो होता है आपका प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट आप ट्रांसफ़र करते हो सभी पार्टनर्स के बीच। सपोज जो फर्म है उसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। इनकी रेशियो है सपोज 3:2:1। तो ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशो। और अगर कोई लॉस आता है तो वो यहाँ पे शो होगा बाय लॉस। वो भी किसके बीच में ट्रांसफ़र होगा? सभी पार्टनर्स के बीच में इन देयर ओल्ड रेशो, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है तो प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है तो लॉस आएगा, ठीक है। और ये तो आपको पता होगा कि नॉमिनल अकाउंट अगर होता है तो उसमें डेबिट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो प्रॉफिट ही होता है। ओके, ठीक है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पढ़ा था, सिमिलर चीज़ थी, बट एक डिफरेंस क्या था कि एडमिशन के टाइम पे ये जो प्रॉफिट होता था ये बस ओल्ड पार्टनर्स लेके जाते थे। कि सपोज 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी, और एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट होता था वो ए और बी लेके जाते थे, उसमें सी का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सी तो अभी एडमिट हुआ है। बट रिटायरमेंट के केस में सी अगर रिटायर भी हो रहा है तब भी वो इस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो फर्म का पार्ट था। इन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में सी का भी हक होगा, ठीक है ना। तो डिफरेंस बस इतना ही है कि रिटायरमेंट के केस में सभी पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर इस प्रॉफिट या लॉस को लेके जाते हैं, बट एडमिशन के केस में जो नया पार्टनर एडमिट होता है उसका कोई भी रोल नहीं होता इन दी प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ रिवैल्यूएशन, ठीक है। किस रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट या लॉस? इन देयर ओल्ड रेशो। ओके,
ठीक है। अब अगर आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी हो, सपोज ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है इसकी आपको एंट्री पास करनी है, तो प्रॉफिट की एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट पार्टनर्स लेके जाएंगे तो उनका कैपिटल इंक्रीज होगा, तो आप लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, किस रेशो में, उनकी ओल्ड रेशो में, दैट इज 3:2:1। अगर लॉस हो जाता है तो लॉस के केस में पार्टनर से पैसा लिया जाएगा, उनका कैपिटल कम होगा, कैपिटल डिक्रीज होता है डेबिट में, तो एंट्री क्या होगी, ए डेबिट, बी's कैपिटल डेबिट, सी's कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रेशो कौन सी, 3:2:1। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का, कि अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के वैल्यू में चेंज आ रहा है तो उस चेंज को शो करते हो आप किस अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर ओल्ड रेशो, और ये एंट्रीज मैंने आपको बताई थी। चलिए, अच्छा इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और आता है इस चैप्टर से, दैट इज सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कि अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका सेटलमेंट तो करो कि उसका कैपिटल का कितना पैसा बन रहा है, रिजर्व्स हैं, कोई प्रॉफिट है, अगर रिवैल्यूएशन से कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उस सब का सेटलमेंट करना है आपको, किसका, रिटायरिंग पार्टनर का। तो रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट के लिए दो केसेस बनाते हैं। पहला केस, व्हेन पेमेंट इज मेड इमीडिएटली, और दूसरा केस, व्हेन पेमेंट इज नॉट मेड इमीडिएटली। सबसे पहला केस है कि अगर पेमेंट, जितना भी पैसा बन रहा है रिटायरिंग पार्टनर का, वो इमीडिएटली पे कर दिया जाए। दूसरा है अगर इमीडिएटली पे नहीं किया जाए तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो देखो, अगर सबसे पहले केस नंबर 1 समझते हैं। अगर फर्म के पास इनफ कैश अवेलेबल है तो रिटायरिंग पार्टनर का जितना ही पैसा बनता होगा उसे देने के लिए वो फर्म उसे इमीडिएटली पे करेगी इन कैश या फिर बैंक। ये कब पॉसिबल है, जब कैश या बैंक बैलेंस अच्छे से अवेलेबल होगा तभी। ओके, तो इसकी एंट्री हो जाती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, ये इसकी एंट्री हो गई। बट अगर इमीडिएटली पेमेंट नहीं हो रही, कि सपोज फर्म के पास अभी इतना कैश अवेलेबल नहीं है बट फ्यूचर में जब भी कैश होगा तो वो पेमेंट कर दिया जाएगा उस रिटायरिंग पार्टनर को, तो उस केस में अगर कैश अवेलेबल नहीं है तो जितना ही पैसा बनता है उस रिटायरिंग पार्टनर का वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस केस में एंट्री हो जाती है आपकी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन अकाउंट ओपन कर दिया जाता है और उसमें उसका सभी पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, और अब लोन में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट भी बनता है जो कि होता है 6% पर एनम। ऑल्दो ये आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा बट आपको पता होना चाहिए फॉर योर नॉलेज। ठीक है, तो लोन में पैसा ट्रांसफ़र किया तो उस पर इंटरेस्ट बनेगा 6% पर एनम के हिसाब से। ओके, अब क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं लिखा कि पेमेंट इमीडिएटली हो रही है या नहीं हो रही तो आपको हमेशा कंसिडर करना है कि पेमेंट इमीडिएटली नहीं होगी और आपको ये वाला केस कंसिडर करके उसे लोन में ट्रांसफ़र कर देना है। बट अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बताया है कि पेमेंट कैश में हो रही है तभी आपको ये वाले केस को कंसिडर करना है। अदरवाइज हमेशा क्या ध्यान रखना है कि पेमेंट इमीडिएटली नहीं हो रही है और सभी पैसा कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, लोन अकाउंट में। ओके, तो ये दो केसेस बनते हैं, जब पेमेंट कैश में हो और जब पेमेंट कैश में नहीं होगी तो आप लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो। ओके, तो बस इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या, सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था द कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड न्यू रेशो। सेकंड में हमने पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके बाद हमने सीखा था रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कि WCR IFR का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। देन आज हमने रिवैल्यूएशन समझा और सेटलमेंट भी कंप्लीट किया। अब एक नेक्स्ट वीडियो और आएगी, लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम कोई कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर आपका कंप्लीट है। तो बस इस वीडियो में इतना ही एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना मत भूलना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।